Hello everybody. Let's continue with our discussion of the hydrogen atom. 1s स्टेट का हमने थोड़ा डिस्क्रिप्शन किया था डिटेल में. हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पे कंसंट्रेट कर रहे थे और रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का बिहेवियर जो 1s स्टेट के लिए इस प्रकार का आता है. हमने उसका मैक्सिमम कंप्यूट किया तो हमें पता चला A0 वाला पॉइंट, बोर जो रेडियस है, फर्स्ट बोर रेडियस, एग्जैक्टली वहीं पे प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है. सो ओके. और लेकिन जो एवरेज है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू एवरेज है, वो ऑलमोस्ट 1.5 A0 के करीब है. ओके, लार्जर देन A0. तो एवरेज वैल्यू ऑफ मेजरमेंट आपको A0 से ज़्यादा मिलेगा. सो इन सर्टेन सेंस इट स्टिल मैचेस विद द बोर मॉडल. अब जरा हम लेकिन हायर स्टेट्स की तरफ जाएँ. हायर स्टेट्स से हमारा मतलब है दिस n = 2 फॉर एग्जाम्पल. ओके, n = 2 जैसे ही आपका स्टार्ट होता है तो n = 2 के साथ l की वैल्यू 0 तो है ही, लेकिन अब l की वैल्यू 1 भी शुरू हो जाती है और l की वैल्यू 1 के साथ फिर ml की वैल्यू 0 के अलावा +-1 भी. तो जब तक l और m 0 हैं तब तक तो वो कांस्टेंट्स के बराबर होते हैं. पिछले लेक्चर में मैंने देखा था l और m 0 हैं तब तक तो वो कांस्टेंट्स के बराबर होते हैं. लेकिन तो मतलब कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है एंगुलर डायरेक्शन में, कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. हर डायरेक्शन में जो एंगुलर प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है. लेकिन अब l और m की जब वैल्यू 0 के अलावा कुछ और होंगी तो जो एंगुलर वाले पार्ट्स हैं, इनफैक्ट आप यहाँ से देख सकते हैं l और m की वैल्यू जब होती हैं समथिंग लाइक दिस 1 या 1 0 या 1 +-1 कॉम्बिनेशन, तो जो हमारे फंक्शंस हैं वो कुछ cos थीटा और sin थीटा टाइप के आ जाते हैं. तो एंगुलर वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी की हम बात करेंगे, बट अभी हम रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें. जो रेडियल बिहेवियर है इसको हम दो केसेस में देखते हैं. n = 2 के करस्पॉन्डिंग दो केस हैं, l = 0 और दूसरा l = 1. इस वाली स्टेट, ये स्टेट को मैं बार बार डिस्क्राइब करना चाहूँगा. इसको हम कहेंगे हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम स्टेट, क्योंकि n = 2 के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वैल्यू l की 1 हो सकती है. n = 3 के करस्पॉन्डिंग l = 2 मैक्सिमम वैल्यू होती है. तो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l n, जो l की वैल्यू n-1 वाली स्टेट है उसे हम कहेंगे हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम स्टेट. ओके, तो इन स्टेट्स का जो रेडियल वेव फंक्शन है, अगेन मैंने ये टेबल उठाई और यहाँ से मैंने इसे कॉपी कर लिया. रेडियल वेव फंक्शन अपार्ट फ्रॉम सम कांस्टेंट्स, जो n = 2 स्टेट का वेव फंक्शन है वो इतना है, e⁻r/2a0 e⁻r/2a0. ये फैक्टर तो दोनों जगह है. ये फैक्टर अगेन e⁻ρ/2 का फैक्टर, आपको ध्यान हो रेडियल वेव फंक्शन में आता है, एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फैक्टर, वो ये वाला फैक्टर है. ये फैक्टर सेम है. लेकिन l = 0 स्टेट में बाकी जो फंक्शन है, जो कि आपका लेजांद्रे एसोसिएटेड लेगोरी पॉलिनोमियल और एक रो पावर l का फैक्टर होता है. u में रो पावर l+1 का फैक्टर होता है, लेकिन r में, कैपिटल R में वो रो पावर l का रह जाता है. ये दोनों फैक्टर्स मिला के l = 0 स्टेट में 2 - r/a0 हैं, जबकि दूसरी वाली स्टेट में l = 1 स्टेट में r/a0. ओके, यहाँ पे थोड़ा वो करें, अगर l = 1 स्टेट में, l = 1 स्टेट में एक्चुअली जो लेगोरी पॉलिनोमियल आपका बनेगा, इफ़ यू पुट l = 1 एंड n = 2, लेगोरी पॉलिनोमियल का जो हमारा ऑर्डर होता है वो होता है n - l-1. तो इस स्टेट के लिए n की जगह 2, l की जगह 1 और 1 2, जीरोथ ऑर्डर का लेगोरी पॉलिनोमियल बनता है. जीरोथ ऑर्डर का लेगोरी पॉलिनोमियल मतलब कांस्टेंट. इस समय लेगोरी पॉलिनोमियल का कंट्रीब्यूशन केवल कांस्टेंट के बराबर है, से 1. लेकिन l की वैल्यू खुद 1 है तो रो पावर 1, रो का एक फैक्टर है, और रो और r एक ही चीज़ है अपार्ट फ्रॉम कांस्टेंट्स, तो इसलिए r का एक फैक्टर आपके पास इसलिए आ रहा है. ये r, ये दोनों फैक्टर मिला के ये r अपार्ट फ्रॉम कांस्टेंट a0 की भी मुझे ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, r वॉज सफिशिएंट. r बेसिकली यहाँ से आ रहा है इन दोनों फैक्टर्स के कारण, और ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर. l = 0 स्टेट में, l = 0 स्टेट में एक्सपोनेंशियल फैक्टर तो यहीं से आया, इस फैक्टर से. अब की बार l 0 है तो रो पावर 0 1, तो इस रो पावर l वाले पार्ट ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया. पर इस समय जो लेगोरी पॉलिनोमियल आपका बना n = 2, l = 0, 2 - 0 - 1 दैट इज़ 1, आपका लेगोरी पॉलिनोमियल फर्स्ट ऑर्डर का बन रहा है, और वो फर्स्ट ऑर्डर के लेगोरी पॉलिनोमियल की आप वैल्यू रखें तो वो ये 2 - r/0. सो ओके, अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स. तो इस प्रकार से आपके ये जो रेडियल वेव फंक्शन है इन्हीं से कंस्ट्रक्ट हुए हैं. अगेन आपको याद कोई नहीं रखता है, आप सीधे स्टैंडर्ड टेबल से वैल्यूज़ देखते हैं एंड यू वो, तो वहीं से मैंने ये वैल्यूज़ देखी. बट ये मैंने क्यों किया, हाँ, और एक जनरल बिहेवियर मैं आपको बता दूं. हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम स्टेट जो है, जैसे n = 2 के लिए हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम स्टेट 1, l = 1. n = 3 वाले हम ऑर्बिट पे जाते हैं, मैं ऑर्बिट नहीं कहना चाहिए, n = 3 लेवल पे जाते हैं एनर्जी के, तो उसके करस्पॉन्डिंग l = 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है. तो उस समय l = 2 को हम कहेंगे इस समय की हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम स्टेट. तो हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम स्टेट का जो रेडियल वेव फंक्शन है उसका नेचर आपको हमेशा इस तरह का दिखेगा. आप टेबल से चेक कर सकते हैं. r/a0 के फैक्टर्स होंगे कितने, n-1, r/a0 n-1 और e⁻r/n/a0. आप इस केस में चेक कीजिए, n = 2 है, r/a0 की पावर 2 - 1 दैट इज़ 1. ओके, r/a0 और e⁻r/2a0. ये केवल हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम स्टेट के लिए है, बाकी स्टेट्स के साथ आपके और पॉलिनोमियल्स मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम स्टेट फॉर अ गिवन n
उस रेडियल वेव फंक्शन का बिहेवियर आपका हमेशा ऐसा होगा. लेट मी राइट इट दिस वे, आई शुड हैव रिटन इट दिस वे, आर एन एन माइनस वन. नॉर्मली आर एन एल लिखता हूँ, आर एन, लेकिन जिस समय एल की वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू एन माइनस वन पे हो, तो आर एन एन माइनस वन का बिहेवियर आपको अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स ऐसा दिखेगा. दिस ये मैं क्यों कर रहा हूँ. अब अगर हम इन स्टेट्स के लिए प्रोबेबिलिटी का ग्राफ प्लॉट करें, उसमें से पहले ये हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम स्टेट वाले के लिए प्लॉट करें. इसके लिए इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं, कुछ शेप इसी तरीके की आएगी. मतलब ओरिजिन पे जीरो इंक्रीज करता है डिस्टेंस के साथ, कहीं पे मैक्सिमम रीच करता है, और फिर क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली डिकेइंग पार्ट है तो ये जीरो. देखो ये रेडियल वेव फंक्शन का प्लॉट नहीं है, मैं पी आर के प्लॉट की बात कर रहा हूँ. पी आप निकालेंगे आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर करके. ओके, इसका स्क्वायर करो, या इस पर्टिकुलर केस में इसका स्क्वायर करो और एक आर स्क्वायर का फैक्टर और मल्टीप्लाई करेंगे. सो बी केयरफुल. मैं पी आर के प्लॉट की बात कर रहा हूँ, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के प्लॉट की बात कर रहा हूँ. उसको हम प्लॉट करेंगे तो हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम स्टेट के लिए, इस स्टेट के लिए आपको एक मैक्सिमा मिलेगा. ओके, तो फिर ये मैक्सिमा कहाँ पे है. आप इस फंक्शन को लीजिए, रेडियल फंक्शन, इसका स्क्वायर कीजिए, इसके साथ एक आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई कीजिए. ओवरऑल जो आपको फंक्शन मिलता है उस पर वही मिनिमा और मैक्सिमा की ट्रिक अप्लाई कीजिए. आपको अगेन 3 पॉइंट्स मिलेंगे कुल मिला के. 2 पॉइंट्स तो आपके ओरिजिन और इन्फिनिटी जो कि मिनिमम के करस्पॉन्डिंग है, और मैक्सिमम वाला पॉइंट आपको इस समय ये मिलेगा एन स्क्वायर ए ज़ीरो. और बोर मॉडल भी यही कहता है, nth ऑर्बिट का जो रेडियस वो कहता है वो एन स्क्वायर ए ज़ीरो. फर्स्ट का 1a0, दूसरे का 4a0, तीसरे का 9a0, चौथे का 16a0 एंड सो. यहाँ पे वो रिजल्ट किस तरह से मैच हो रहा है श्रोडिंगर इक्वेशन में. और बोर मॉडल बहुत हद तक सक्सेसफुल था. इसका मतलब वो पूरी तरह तो, अगर हम आज की डेट के हिसाब से गलत भी कह सकें उसे, तो पूरी तरह तो गलत फिर भी नहीं था. तो श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे उसके रिजल्ट्स उससे मैच कर रहे हैं. फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन, जो हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम स्टेट का रेडियस है, मोस्ट प्रॉबेबल वैल्यू जहाँ पे प्रोबेबिलिटी की है, वो आपको ये मिलेगी. आप इनफैक्ट इसके बजाय आप इस वाले के साथ कैलकुलेशन करो. आप a0 का फैक्टर भूल जाओ, कांस्टेंट है. आप इसका स्क्वायर करेंगे r पावर 2n-2, और यहाँ -2r ओवर na0. एक आर स्क्वायर का फैक्टर और मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2n-2 में -2 वाला पार्ट भी चले जाएगा. तो आपका फंक्शन केवल बचेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनेगा r⁻2n e⁻²r ओवर na0. उस फंक्शन को मैक्सिमाइज कर लो, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 सेट करके, आपको मैक्सिमम वाला पॉइंट ये मिलेगा. बाकी 2 पॉइंट्स और मिलेंगे, लेकिन वो मिनिमम के पॉइंट्स हैं. तो ये, तो इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम स्टेट तो एटलीस्ट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी किस डिस्टेंस पे होती है, बोर ऑर्बिट्स का जो रेडियस होता है उसी डिस्टेंस पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है. अगर मैं फिर से बोर ऑर्बिट्स के साथ इसे कंपेयर करूं, बोर मॉडल ये था. बोर मॉडल 2 डायमेंशनल था, अभी हमारा रिजल्ट 3 डायमेंशनल है. बट ये फर्स्ट बोर ऑर्बिट a0 और सेकेंड बोर ऑर्बिट 4a0, और ऐसी थर्ड वाला होगा 9a0 पे. मैं उसका केवल पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ. अगर 1s स्टेट की आप बात करें, 1s स्टेट के लिए आपको जो मैंने वो डॉट्स वाली पिक्चर कही थी, स्टैटिस्टिकल पिक्चर, वो डॉट्स प्लॉट करेंगे. ज़्यादातर डॉट्स आपको यहाँ मिलेंगे. 1s स्टेट के रेड वाले डॉट्स हैं माना, तो ज़्यादातर डॉट्स आपको 1a0 के आसपास मिलेंगे. कुछ डॉट्स और जगह भी हो सकते हैं, क्योंकि इन प्रिंसिपल 1s स्टेट का इलेक्ट्रॉन भी कहीं से कहीं तक पाया जा सकता है. उसका क्लाउड सब जगह एक्सटेंडेड है, पर उसका क्लाउड सबसे ज़्यादा डेंस a0 के आसपास है. इसी के बजाय आप 2 वाली स्टेट में आए, n=2, लेकिन यहाँ 2s की बात नहीं कर रहा मैं, 2p, हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम स्टेट करस्पॉन्डिंग टू n=2p होती है. 2 में d स्टेट तो नहीं हो सकती है, 2p स्टेट के लिए अगर आप फिर से इसी तरह का डेंसिटी क्लाउड बनाएं, तो ज़्यादातर जो डॉट्स, जिनको मैं आपकी बार ब्लैक से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपको 4a0 के आसपास मिलेंगे. कुछ डॉट्स यहाँ भी मिलेंगे, यहाँ और जगह, लेकिन ये मैक्सिमम ये ऐसी. थर्ड स्टेट में आप जाएं तो वहाँ 3s भी हो सकता है, 3p भी हो सकता है, 3d भी, लेकिन हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम स्टेट है 3d, l की वैल्यू 2. इस स्टेट के ज़्यादातर पॉइंट्स आपको 9a0 के आसपास मिलेंगे. तो हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम वाली स्टेट के लिए जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाली डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली बोर रेडियस के बराबर है. सो इन दैट सेंस इट मैचेस. और इस फिगर में आपको एक और एक्सप्लिसिटली दिखेगा जब मैं आपको PDF में भेज दूंगा. और इसके अलावा जो दूसरी स्टेट थी, माना यहीं पे मैं दूसरी स्टेट की बात करूं, n=2 l=0, इस स्टेट को अगर हम प्लॉट करें, और सीधे मैं इसके प्रोबेबिलिटी के उसकी प्लॉट की बात कर रहा हूँ, इसके इस वाली स्टेट हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम वाली स्टेट में तो किसी भी लेवल के लिए आप प्लॉट करेंगे आपको हमेशा एक पीक मिलेगी. लेकिन उससे जो लोअर वाली स्टेट्स हैं, लोअर मतलब एंगुलर मोमेंटम में लोअर, हाईएस्ट वाली की बात कर ली तो बाकी तो उससे एंगुलर मोमेंटम में लोअर होंगे. जो लोअर वाली पीक्स हैं, स्टेट्स हैं, उनमें आपको एक से ज़्यादा पीक मिलेंगी. पीक का मतलब मैक्सिमम. जैसे पहले इस फिगर को देख लेते हैं. ये n=2 केस है,
लेकिन n इक्वल टू 2 में दो केस बनते हैं, l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 1। l इक्वल टू 0 वाले केस पे मैं ये ब्लैक वाला पेन चलाने की कोशिश करता हूँ। l इक्वल टू 0 स्टेट ना, पहले l इक्वल टू 1 हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम स्टेट, हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम वाला स्टेट वाला ग्राफ ये है। केवल एक बार मैक्सिमम हो रहा है और वो मैक्सिमम भी किस पॉइंट पे हो रहा है आप चेक कीजिए। ये a0 के टर्म्स में डिस्टेंस है, ये ठीक पीक 4a0 के ऊपर लाई कर रही है। 2 स्क्वायर a0 n स्क्वायर a0 n इक्वल टू 2 एट 2। अगेन यहाँ पे भी ये दो ब्लैक लाइंस ड्रॉ की गई हैं, जैसे मैंने इस स्टेट के लिए बताया था 1s स्टेट के लिए। ये ब्लैक लाइंस एक्चुअली एवरेज है। अगर हम 2p स्टेट के लिए, ये ब्लैक का मतलब है 2p l इक्वल टू 1, 2p स्टेट के लिए मैक्सिमम तो 4a0 पे लाई करता है, पर अगर हम एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्यूट करें, कई बार इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करें 2p स्टेट में, तो कभी वो 4 पे मिलेगा, कभी 4 से कम, कभी 4 से ज़्यादा, लेकिन इन सब का एवरेज 4 से थोड़ा हायर होगा। अगेन उसका रीज़न क्योंकि ये जो पीक है ये आपकी सिमेट्रिक नहीं है, ये जो कर्व है सिमेट्रिक नहीं है पीक के अबाउट, इधर का एरिया कम है, इधर का एरिया ज़्यादा, तो जो l इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग वाला एवरेज है वो ये है, ये वाली लाइन। यहाँ भी दो एवरेज है, ये दूसरा एवरेज l इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग है, उसकी बात अभी करते हैं, बट l इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग का एवरेज ये है। पीक यहाँ पे है, लेट मी ड्रॉ इट, ओके मैं ब्लैक वाले से ड्रॉ करता हूँ। ब्लैक से ये जो डॉटेड लाइन है ये पीक की पोजीशन है, और ये ब्लैक लाइन है ये वाली, ये उसके करस्पॉन्डिंग एवरेज है। अगेन एवरेज जो पोजीशन जो है वो हायर है। एवरेज आपने अगेन कैसे निकाला होगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू करके। फिर से इसी तरह का एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया होगा, कुछ इसी तरह का एक्सप्रेशन, लेकिन अब की बार जिस स्टेट की आप बात कर रहे हैं उसके वेव फंक्शन की वैल्यू रखी होगी, बाकी कैलकुलेशन तो ऐसे ही करनी है। अच्छा अब बात करते हैं इस दूसरी स्टेट की जो हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम से नीचे वाली है। इस समय इसके अलावा केवल एक ही स्टेट है n इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग, एक l इक्वल टू 0 स्टेट। l इक्वल टू 0 स्टेट में आप वेव फंक्शन मैंने रेडियल लिख रखा है, आप एंगुलर और वो पार्ट भी उसके देख सकते हैं। l इक्वल टू 0 है तो एंगुलर पार्ट तो कॉन्स्टेंट्स के बराबर होंगे। तो ओवरऑल अगर आप इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन निकालें, इसके r का स्क्वायर करें और स्मॉल r स्क्वायर से एक और मल्टीप्लाई कर दें, और उस फंक्शन को अगर आप प्लॉट करें तो वो फंक्शन ऐसा बनता है। अब मैं उस पर रेड पेन से इस पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। दिस 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 ओरिजिन पे 0 प्रोबेबिलिटी, जिस स्टेट को आप कहते हैं 2s स्टेट, n इक्वल टू 2 है लेकिन l इक्वल टू 0, 2s स्टेट। 2s स्टेट के इलेक्ट्रॉन की ओरिजिन से अगर हम डिस्टेंस के साथ प्रोबेबिलिटी देखें पाए जाने की, किस प्रकार से वेरी करती है। ओरिजिन पे प्रोबेबिलिटी 0, अगेन ऐसा होना ही चाहिए, न्यूक्लियस की साइड पे इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। आप आगे बढ़े, ये प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है, और फिर उसमें एक लोकल मैक्सिमा आता है। ये सबसे बड़ा मैक्सिमा नहीं है इसका, पर अगल बगल के पॉइंट्स के मुकाबले इस पॉइंट पे ज़्यादा है प्रोबेबिलिटी। लगभग ये शायद मेरा 1a0 के आसपास है, आई एम नॉट श्योर, कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, लेकिन इससे ये 1 के आसपास है। 1a0 के आसपास 2s वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस अगल बगल के पॉइंट्स के मुकाबले हायर है, और फिर ये प्रोबेबिलिटी फिर डिक्रीज़ करने लगती है, और 2a0 पे आके तो ये प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 हो जाती है। इसको मैं भी डिस्कस करूँगा क्यों ऐसा हो रहा है। 2a0 पे ये प्रोबेबिलिटी फिर से एग्जैक्टली बिल्कुल 0 हो गई है, और फिर से ये प्रोबेबिलिटी राइज करना शुरू करती है, और अब की बार इसका राइज प्रीवियस वाले राइज से कई ज़्यादा होता है। मतलब ये इसका मेन मैक्सिमा है, ओके, ग्लोबल मैक्सिमा भी जिसे कहते हैं मैथमेटिक्स लैंग्वेज में, सबसे बड़ा मैक्सिमा इसका है। ये भी एक मैक्सिमा था, लेकिन ये भी एक मैक्सिमा है, और ये वाला मैक्सिमा कहाँ पे लाई कर रहा है, रफली ये पॉइंट। अब ये हो सकता है एग्जैक्टली इस पॉइंट के ऊपर ना हो, वो आप कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा, पर ये, लेकिन इसका मैक्सिमा मेन चीज़ ये है 2p वाले मैक्सिमा से आगे है। तो अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। पहली चीज़ तो इसमें दो मैक्सिमा है। ये दो मैक्सिमा क्यों आ रहे हैं, सिंपली मैं कहूँ ये फंक्शन में इस तरह के दो टर्म्स हैं, एक r वाला और एक बिना r वाला। तो जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वहाँ से आपको दो रूट्स मिलेंगे। अगर मैं कहूँ पिछली बार तक एक ही रूट मिल रहा था मैक्सिमा का, कुल रूट्स तो 3 मिल रहे थे पर मैक्सिमा का एक ही रूट था। इस समय मैक्सिमा के आपको 2 रूट्स मिलेंगे, तो मैक्सिमा के 2 रूट्स वहाँ पे मिल रहे हैं। दूसरी चीज़ आप चेक कर सकते हैं, अगर आप इफ़ यू पुट एग्जैक्टली r इक्वल टू a0 इन दिस एक्सप्रेशन, यहाँ पे कुछ मुझे डाउट हो रहा है, समथिंग गोइंग रॉन्ग विद द कैलकुलेशन या सम, नहीं हाँ, ये फैक्टर 0 कब होगा, अगर r बराबर 2a0 हो जाए, माना आप उस डिस्टेंस पे खड़े हैं जहाँ वो डिस्टेंस जो कि बोर रेडियस का दुगना है, फर्स्ट बोर रेडियस का दुगना 2a0, तो a0 कैंसिल, 2 - 2 0, रेडियल वेव फंक्शन वहाँ पे वैनिश हो जाता है। रेडियल वेव फंक्शन वैनिश हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी वैनिश हो जाएगा। r इक्वल टू 2a0 पे तभी तो 0 हो रहा है। 2s स्टेट के लिए, ये 2s स्टेट के लिए है, ये ऊपर वाला है 2s स्टेट के लिए, और ये नीचे वाला था 2p स्टेट के लिए। 2p स्टेट वाला वेव फंक्शन केवल ओरिजिन और इन्फिनिटी पे 0 होता है, लेकिन
2s वाला वेव फंक्शन बीच में भी एक पॉइंट पे जीरो होता है, ये इसीलिए उसमें दो मैक्सिमा आए। अगर कोई चीज़ बीच में एक बार और जीरो एग्जिबिट कर रही है तो बड़ी होगी, फिर जीरो पे आई होगी, फिर बड़ी होगी। तो 2s स्टेट में ये दो पीक्स हैं। तो 2s स्टेट के लिए अगर मैं प्रोबेबिलिटी का ग्राफ अगर इस तरह से डेंसिटी वाले प्लॉट्स बनाने की कोशिश करूँ, इफ़ आई ट्राई टू मेक इट फॉर 2s स्टेट, अब की बार कुछ ऐसा है, ज़्यादातर डॉट्स तो किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस कौन सी, जहाँ पे ये वाली पीक है, ये पीक, इस वाली पीक के करस्पॉन्डिंग बहुत सारे डॉट्स। लेकिन एक और छोटा सर्किल है या 3 डायमेंशन में एक स्फेरिकल सरफेस है जिसके इर्द गिर्द भी डेंसिटी ऑफ प्लॉट्स अच्छी भली है, इतनी हाई नहीं है जितनी यहाँ है, क्योंकि ये पीक की हाइट कम है, लेकिन ये पीक माना 1a0 पे है, तो वो एक 1a0 के आसपास भी आपको एक ऐसा रीजन मिल रहा है जहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉइंट्स काफ़ी हाई है। क्लाउड की डेंसिटी हाई है, क्लाउड की डेंसिटी इस रीजन में तो बहुत ही हाई है, और बाकी बीच के रीजन में हाँ कुछ थोड़ा बहुत 1 आध 2 4 पॉइंट्स ये डेंसिटी इस तरह से वेरी कर रही है। तो ये 2s स्टेट में ये होगा। ओके, अच्छा, अगर आप इससे भी अगले n=3 वाली एनर्जी लेवल की बात करें तब क्या होता है, यही जनरल बिहेवियर चलता रहता है। मैं अब इसको सीधे यहाँ पे इससे प्लॉट करता हूँ। ओके, गिव मी 1 सेकेंड, मेरा स्केच पेन यहाँ नीचे गिर गया है, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, अगेन n=3 के करस्पॉन्डिंग जो आपकी हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम स्टेट है वो कौन सी है, 3d। हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स को मैंने यहाँ लिखा है, 1 के करस्पॉन्डिंग केवल 1s हो सकती है, 2 का करस्पॉन्डिंग 2s नहीं है हाईएस्ट, 2p है, 3 का करस्पॉन्डिंग 3s और 3p नहीं है हाईएस्ट, 3d है। तो अगर मैं 3d स्टेट का वो फंक्शन देखूँ और उससे प्रोबेबिलिटी वो करूँ और उसे प्लॉट करूँ, तो उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में केवल मुझे एक पीक मिलेगी। l=2 वाला जो ग्राफ है, l=2 ग्राफ, इसने प्रोबेबिलिटी, हाँ l=2 ग्राफ ये है, इसने इसे थोड़ा सी शायद मिस अलाइन करके बनाया है आई गेस, बट ये कुछ डिसकंटिन्यूटेड सा लग रहा है मुझे, बट इट्स दिस पार्ट एक्चुअली दिस, ये इस समय है 3d, ये 0 पे जाना चाहिए, यहाँ पे नहीं जा रहा है, उसको आप वो कर लीजिए, दूसरे सोर्स से चेक कर लेंगे हम, लेकिन ये 3d ये है, केवल एक मैक्सिमा आएगा। और ये मैक्सिमा भी किस डिस्टेंस पे आ रहा है, अगर आप इसके पीक की लोकेशन चेक करेंगे, ये बनेगी 9a0 पे, 3^a0, हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम वाली स्टेट n^a0 पे, वो जो बोर मॉडल के जो प्रिडिक्शंस हैं उससे एग्जैक्टली मैच करता है। इसके बजाय अब 3d से लोअर एंगुलर मोमेंटम वाली इस समय दो स्टेट्स हैं, 3d से लोअर 3s और 3p होती है। तो पहले 3d से जस्ट लोअर वाली की बात करें, इस समय आपकी जो स्टेट्स हैं वो ये हैं 3s 3p 3d। 3d हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम स्टेट 3d, उसके लिए कर्व 0 से स्टार्ट करेगा ओरिजिन पे, मैक्सिमम पे राइज करेगा, मैक्सिमम भी किस पॉइंट पे होगा, 9a0 पे होगा। ओके, और फिर उसका अगर आप एवरेज भी कंप्यूट करें, एवरेज ये रहा, एवरेज अगेन मीन से आगे की तरफ होगा, ये 10 से थोड़ा आगे की तरफ है, 10 का वगैरह का मतलब मैं a0 के टर्म्स में बात कर रहा हूँ। पीक 9a0 पे है और एवरेज 10 से थोड़ा आगे 11a0 के आसपास कहीं है। एवरेज अगेन आगे को क्यों शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि पीक हम के अबाउट हमारा कर्व सिमेट्रिक नहीं है। ओके, लेकिन इससे लोअर वाली एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स के हाल क्या है, 3d में केवल अब की बार एक पीक है, 3p में आपको दो पीक मिलेंगे, एक एंगुलर मोमेंटम में आप नीचे आए तो उस कर्व में आपको दो पीक मिलेंगे, और 3s वाली स्टेट में तो आपको 3 पीक मिलेंगे। और ये एक जनरल बिहेवियर है, हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम स्टेट में आपको केवल एक पीक, केवल एक मैक्सिमा, उससे एक लोअर वाले एंगुलर मोमेंटम वाली स्टेट में दो पीक, और उससे और एंगुलर मोमेंटम लोअर अगर कोई स्टेट है तो उसमें एक नंबर ऑफ पीक और बढ़ जाएगा। और ये फीचर आगे भी बढ़ता रहेगा। अगर हम 4 स्टेट में जाएँ, 4s 4p 4d 4f, ये 4 पॉसिबिलिटी होती हैं। 4f है हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम स्टेट, इसके प्रोबेबिलिटी कर्व में केवल एक पीक होगी, 4d में दो पीक, 4p में 3 पीक और 4s में 4 पीक। वो बिहेवियर कहाँ से आ रहा है, वो जो आप लेगोरी पॉलिनोमियल एसोसिएटेड वाला ले रहे हैं उसके बिहेवियर के कारण ये आएगा बेसिकली, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं इस 3D वाले कर्व्स को अलग अलग कर्व से अगर यहाँ कलर से प्लॉट करूँ, आई एम नॉट श्योर कि मैं खुद ही इन्हें पूरा देख पा रहा हूँ क्योंकि ये फिगर वो नहीं है, बट लेट मी ट्राई। इनमें से एक कर्व ये है, ये आता है, ये ऊपर जाता है, ये जाता है, ये जाता है, और ये दो पीक, 3 पीक, दिस इज 3p, 3d से एक नीचे 3p, एंगुलर मोमेंटम के टर्म्स में नीचे बोल रहा हूँ मैं 3p, और फिर एक लास्ट स्टेट 3s भी है। 3s का कर्व कुछ ऐसा है, दिस 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 एंड दिस, एंड देन इट ऑल्सो टेल्स ऑफ टू 0 एज वी मूव टूवर्ड्स इन्फिनिटी। इसमें एक पीक, दो पीक और एक बहुत छोटी पीक और है, 3, पर 3 मैक्सिमा हैं इसके,
इस डिस्टेंस पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा होगी बाकी जगह के मुकाबले, इस डिस्टेंस पे उससे ज़्यादा, और 3s स्टेट में मैक्सिमम ये। ओके, तो आप बहुत सारे बिहेवियर इस चीज़ों में देख सकते हैं, शायद मैं सारे यहाँ पे बोल भी नहीं पा रहा, बट से वन बिहेवियर देखें, हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम वाली स्टेट की जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाली पोजीशन है, या एवरेज भी, एवरेज यहाँ नीचे हैं, पी एल इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, एस एल इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग, एवरेज वैल्यूज भी पी वाली स्टेट की इधर को है, एस वाली स्टेट की हायर है, एस स्टेट का पीक भी राइट में लाई कर रहा है और एस स्टेट का एवरेज भी राइट में लाई कर रहा है। 3 में आए एस पी डी, 3 जिन्हें आप ऑर्बिटल्स कहते हैं या हम स्टेट्स कहें, हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम स्टेट की पीक सबसे लेफ्ट में है, उससे हाई लोअर एंगुलर मोमेंटम वाली 3p स्टेट की थोड़ा आगे है पीक, और सबसे लोएस्ट एंगुलर मोमेंटम स्टेट जो पॉसिबल है 3s, उसकी पीक सबसे राइट में। और एवरेजेस का भी बिहेवियर ऐसा ही है, एवरेज में आप देखें सबसे इधर 2 वाली का एवरेज है, ये जो लाइन है इस लाइन को मुझे रेड कलर से करना चाहिए अगर मैं कंसिस्टेंट रहूँ, रेड कर्व के साथ रेड कर्व का एवरेज, ऐसे ही ब्लैक कर्व के साथ ब्लैक कर्व का एवरेज, और ब्लू कर्व के साथ ब्लू कर्व का एवरेज। तो ये जो ये पोजीशंस हैं एवरेज पोजीशंस, ये भी उसी तरह का बिहेवियर डिपिक्ट करती हैं। मैक्सिमम पीक भी एक ही पोजीशन पे नहीं है, बस हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम वाली पीक n² a0 पे है, बाकी पीक्स लगभग बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इन डिस्टेंसेज में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, पर अंतर है और एवरेजेस में भी अंतर है। ये अंतर जो मैं मॉडर्न फिजिक्स के एक लेक्चर में आपको बता रहा था, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट्स वगैरह का, ये एक्चुअली पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट आप यहाँ से समझ सकते हैं। 3s स्टेट का इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट करके न्यूक्लियस के बहुत करीब तक भी जा सकता है। इनफैक्ट यहाँ तो सारे ही ऑर्बिट्स पेनिट्रेट करके जा रहे हैं, कोई ऑर्बिट का तो कंसेप्ट ही खत्म हो गया है। श्रोडिंगर इक्वेशन के दायरे में तो आप डेंसिटी क्लाउड की बात कर रहे हैं, तो इनमें से कोई सा भी आप उठा लें, चाहे उसमें एक मैक्सिमा हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, हर डेंसिटी क्लाउड आपका इन प्रिंसिपल 0 से इन्फिनिटी तक एक्सटेंड कर रहा है। कहीं पे ज़्यादा डेंस, कहीं पे कम डेंस, वो तो है, पर एक्सटेंशन तो उसका सब जगह है, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने का चांस सब जगह है। ओके, और 6 के करस्पॉन्डिंग कुछ फिगर्स इस 6 डैश फिगर में भी हैं। 6 डैश में केवल एक स्टेट के लिए था। ओके, सो दैट वाज दिस। और इस चीज़ को मैंने यहाँ पे इस तरह से भी एक दिखाने की कोशिश की है, जैसे आप स्टेट 1s लिखा, फिर अगली लाइन में 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d एंड 4f। ये वाली जो स्टेट्स हैं सबसे एक्सट्रीम में जो हैं, ये हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम स्टेट है। 1 के करस्पॉन्डिंग हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम स्टेट 1s, 2 के करस्पॉन्डिंग 2p, 3 के करस्पॉन्डिंग 3d, 4 के करस्पॉन्डिंग 4f। तो इन चारों को बाद में मैंने इस तरह से एक बॉक्स के अंदर बनाया। ये बॉक्स बनाने का मेरा मतलब ये था, इन चारों के प्रोबेबिलिटी कर्व में, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में केवल एक पीक मिलेगी, 1s में या 2p में, 3d में या 4f में, और उसकी डिस्टेंस होगी 1² a0, 2² a0, 3² a0, 4a² a0। इसके बजाय अगर आप 2s स्टेट की बात करें या 3p या 4d, हाईएस्ट वाले से एक कम वाला, करस्पॉन्डिंग केस में वो अलग अलग हो गए, यहाँ s हो गया, यहाँ p हो गया, d, लेकिन ये इससे एक कम वाला आप पिक करेंगे तो उसमें एक के बजाय 2 पीक्स होंगी। ओके, ये पीक्स जो हैं, एक पीक ओरिजिन के करीब और एक पीक दूसरी वाली जो पीक है उस n करस्पॉन्डिंग n की, उससे भी आगे होगी। और अगर आप 3s और 4p को देखें, और लोअर की पॉसिबल स्टेट अगर पॉसिबल है एंगुलर मोमेंटम की उस n के लिए, इस वाले में आपको 3 पीक्स या 3 मैक्सिमा मिलेंगे, और इसी तरह से 4s या इसके बाद यहाँ पे 5p अगर होगा तो उसमें करस्पॉन्डिंगली आपको 4 मैक्सिमा एंड सो ऑन। सो दिस इज द बिहेवियर ऑफ दीज थिंग्स। आई हैव कोटेड नंबर 7। हाँ, जो आपको PDF प्रोवाइड की गई है उसमें इस वाले में शायद चीज़ें थोड़ा और क्लियर होंगी। ये भी प्रोबेबिलिटी के प्लॉट्स हैं, उसके साथ कोई फैक्टर आपने मल्टीप्लाई कर रखा है, बट बेसिकली प्रोबेबिलिटी के ग्राफ्स हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें किस तरह से प्लॉट किया गया है। पिछले वाले में इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस क्या है, इसमें n की एक ही वैल्यू के जितने पॉसिबल l वैल्यूज़ हैं वो एक ही ग्राफ में, n = 1 इसमें है, n = 2 के 2 केसेस 2p और 2s इसमें है, n = 3 के 3 केसेस 3p 3s 3p 3d इसी ग्राफ में। जबकि इस वाले में क्या डिफरेंस है, इस वाले फिगर में, इसी में ये 7th वाला जो फिगर है इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें s वाले जितने हैं, मतलब l = 0 वाले 1s 2s 3s 4s ये एक ही फिगर में प्लॉट कर रखे हैं। तो वो बिहेवियर आप देख सकते हैं। 1s में केवल एक पीक आती है क्योंकि 1 के करस्पॉन्डिंग 1s हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम स्टेट होती है। पर जब 2s पे आप जाते हैं तो 2s अब हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम स्टेट नहीं है, तो उसमें 2 पीक्स आते हैं, ये और ये 2s का ग्राफ है। अब मैं इसे कलर नहीं कर रहा हूँ। 3s एंगुलर मोमेंटम में उसमें वो 2 वैल्यू कम है हाईएस्ट से, तो इसके उसमें 3 पीक आ जाते हैं। 3s में 3 पीक्स हैं, 1 2 3, और 4s में तो 4 पीक आ जाते हैं। और ऐसा ही फिर p स्टेट्स के लिए भी कर रखा है। 1p तो होती नहीं है, 2p 3p 4p स्टेट्स हैं। 2p हाईएस्ट एंगुलर मोमेंटम स्टेट है, n = 2 के करस्पॉन्डिंग एक पीक, 3p में 2 पीक्स, 4p में 3 पीक, और सिमिलरली d के लिए कर रखा है। तो सेम इन्फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ क्लबिंग n के बेसिस पे कर रखी है, n वालों को सेम n वालों को एक साथ रखा है। यहाँ क्लबिंग l के बेसिस पे कर रखी है, सेम l वालों को एक साथ रखा हुआ है। तो वो इन्फॉर्मेशन आप यहाँ और यहाँ देख सकते हैं। ओके, तो दीज एंड मेनी अदर फीचर्स जो हैं
इवन विदाउट सॉल्विंग हम यहाँ पे देख सकते हैं केमिस्ट्री वगैरह में इन चीज़ों का बहुत रोल होता है। आपका इलेक्ट्रॉन, कोई एटम दूसरे या मॉलिक्यूल दूसरे उससे रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन किस लोकेशन पे है, एवरेज पोजीशन उसकी न्यूक्लियस के करीब है, अंदर की तरफ है, या वो काफ़ी दूर है, डिपेंडिंग ऑन उससे उसका इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं, वो डिसाइड होता है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और लास्ट मेरा जो टॉपिक है एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या डेंसिटी। हमने रेडियल प्रोबेबिलिटी बिहेवियर को अलग कर दिया। शुरू में मैंने आपको ये प्लॉट्स दिखाए थे, लेकिन ये प्लॉट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं थे और ऐसे कुछ वो भी नहीं था। ये बेसिकली साई स्टार साई के प्लॉट थे, पूरा का पूरा वेव फंक्शन जिसमें रेडियल और एंगुलर पार्ट पूरा है, उसकी प्रोबेबिलिटी को आप स्क्वायर करें तो इस प्रकार के ग्राफ्स मिले। लेकिन फिर हमने रेडियल वाले बिहेवियर को अलग चेक किया, तो फिर कुछ हम बोर मॉडल से कंपेरिजन वगैरह कर पाए। अब मैं केवल एंगुलर वाले पार्ट की प्रोबेबिलिटी का फैक्टर की बात करता हूँ। हमने प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मॉड साई स्क्वायर। तो अगर हम उसमें से रेडियल वाले पार्ट को अलग कर दें तो बाकी जो एंगुलर पार्ट बचता है, जिसे हम स्फेरिकल हार्मोनिक्स या कई हमने उसे नाम दिए हैं, वाई जिसे कहते हैं, तो मॉड वाई स्क्वायर अगर हम निकालें तो उस प्रोबेबिलिटी को हम कहेंगे एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पी, जो कि केवल थीटा फाई का फंक्शन होगा, क्योंकि वाई केवल थीटा फाई का फंक्शन है और वाई एल और एम पे डिपेंड करता है। तो मॉड वाई स्क्वायर बेसिकली कितना होगा, मॉड थीटा स्क्वायर, थीटा होता है एल एम का फंक्शन, और इंटू फाई, ये कैपिटल फाई आप लोग ध्यान करें, ये ई टू द पावर आईटा एम फाई होता है। तो अगर आप इसका मॉड स्क्वायर ले रहे हैं ई टू द पावर आईटा एम फाई और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ई टू द पावर माइनस आईटा एम फाई, मल्टीप्लाई करके फाई डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। ये इन प्रिंसिपल तो थीटा और फाई दोनों का फंक्शन होता है, लेकिन फाई कोऑर्डिनेट की डिपेंडेंस इसमें खत्म हो जाती है। ओवरऑल ये केवल किसका फंक्शन बनता है, थीटा का। फाई पे डिपेंड नहीं करने का मतलब क्या है, फाई एंगल कौन सा होता है, फाई एंगल हम कहते हैं जेड एक्सिस के अराउंड का जो एंगल होता है। तो अगर कोई क्वांटिटी फाई पे डिपेंड नहीं कर रही है तो मतलब जेड एक्सिस के अराउंड उसका बिहेवियर एक जैसा होगा। जेड एक्सिस के अराउंड एक तरह का बिहेवियर होने को हम बोलते हैं एक्सियल या सिलेंड्रिकल सिमेट्री, आप कह सकते हैं उसे। एक जेड एक्सिस के अराउंड एक सिलेंडर या एक्सिस के चारों ओर एक सिमेट्री है, तो वो आपको अभी दिखाई देगी यहाँ। तो ऑलवेज सिमेट्री अराउंड जेड एक्सिस, उसका मैंने आपको आंसर दे दिया, क्योंकि फाई डिपेंडेंट ये नहीं है। इनफैक्ट मुझे इसे इतना लिख देना चाहिए, ये केवल जो आपने थीटा एल एम, और थीटा एल एम आपका बेसिकली होता है पी एल एम कॉस थीटा, जो आपका एस्ट्रोटिल लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनका मॉड स्क्वायर करना है आपको, बस वो। तो यही आपको ये दे देगा एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पर इसका मतलब क्या है, ये मतलब ऐसा है जो आप पहले से बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बट मैं उसे केवल कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। माना आप एल इक्वल टू 0 स्टेट के लिए देखें, इस समय आपके ये वाला प्रोबेबिलिटी केवल दो नंबर्स पे डिपेंड करेगी, एल और एम। एन पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। रेडियल वाली प्रोबेबिलिटी एन और एल पे डिपेंड करती है, एंगुलर वाली एल और एम पे। एल दोनों जगह कॉमन है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जो है। तो अगर एल इक्वल टू 0 स्टेट की बात करूँ, एस स्टेट जिसे आप कहते हैं, एल 0 होता है तो एम 0 ही हो सकता है। यहाँ पे मैं एन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, एन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। एन कुछ भी हो, एल 0 हो है तो एम 0 होगा। तो वाई 0 0 और वाई 0 0 अगेन आप इस टेबल से उठाएंगे कि अगर एल और एम 0 हों तो जो थीटा पार्ट बनता है वो बेसिकली कांस्टेंट बनता है। ठीक है, कांस्टेंट बनने का मतलब वाई 0 0 का मॉड का स्क्वायर कुछ कांस्टेंट बनेगा। मुझे उस कांस्टेंट की वैल्यू में इंटरेस्ट नहीं है, वो थीटा का फंक्शन नहीं है। इस केस में तो वो थीटा का फंक्शन भी नहीं बन रहा है। ये नॉर्मली फाई का फंक्शन तो होता ही नहीं है, लेकिन थीटा का फंक्शन हो सकता है। लेकिन एल इक्वल टू 0 स्टेट के लिए तो ये थीटा का फंक्शन भी नहीं होता है। थीटा का फंक्शन नहीं होने का मतलब सारी थीटा डायरेक्शंस में ये वाली प्रोबेबिलिटी एक जैसी है, सारी फाई डायरेक्शंस में भी एक जैसी है। फाई डायरेक्शन में तो पहले ही हमने कह दिया, लेकिन एल इक्वल टू 0 स्टेट के लिए तो ये सारी थीटा डायरेक्शंस में भी एक जैसी है प्रोबेबिलिटी। तो अगर इस प्रोबेबिलिटी का हम एक पोलर प्लॉट बनाएं, पोलर प्लॉट तो कैसे बनाते हैं मैं आपको अगले उसमें बताता हूँ, तब आपको ये क्लियर होगा। बट वो पोलर प्लॉट आपका बनेगा, अगर 2 डायमेंशन में बोलें तो सर्कल और 3 डायमेंशन में बोलें तो एक स्फीयर बनेगा। ओके, अच्छा, अब मैं एल इक्वल टू 1 स्टेट को देखता हूँ। एल इक्वल टू 1 स्टेट के करस्पॉन्डिंग दो पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो एम 0 हो सकता है या एम प्लस माइनस 1 हो सकता है। तो अगर आप ये कॉम्बिनेशंस के लिए चेक करें, एल इक्वल टू 0, एल इक्वल टू 1, एम इक्वल टू 0, एल इक्वल टू 1, एम इक्वल टू प्लस माइनस 1। एक केस में थीटा फंक्शन बेसिकली कांस्टेंट इनटू कॉस थीटा और दूसरे केस में सम अदर कांस्टेंट इनटू साइन थीटा। तो ये है बेसिकली वाई जो है या तो कॉस थीटा होता है या साइन थीटा। तो मॉड वाई स्क्वायर लेंगे तो या तो कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा। इस स्टेट में एल इक्वल टू 1, एम इक्वल टू 1, 0 स्टेट में, इस स्टेट को आप क्या नाम देंगे, पी स्टेट। ये एस स्टेट थी, ये पी स्टेट, ये भी पी स्टेट है, एल इक्वल टू 1 ही है, लेकिन अभी इसका नामकरण अलग अलग कर देंगे। पी स्टेट में एक एम इक्वल टू 0 वाली है, एक एम या तो +1 या -1 वाली है। इस समय प्रोबेबिलिटी का ग्राफ का मतलब है आपको कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ प्लॉट करना है। ये ग्राफ जो है ये बेसिकली पोलर ग्राफ्स हैं। पोलर ग्राफ हम किस तरह से बनाते हैं,
माना मैं आपको साइन थीटा का पोलर ग्राफ बना के दिखाता हूँ। साइन थीटा, नॉर्मली आप साइन का ग्राफ बनाते हैं थीटा के साथ या एक्स के साथ, तो आप ऐसे बनाते हैं, थीटा ये है, साइन का ग्राफ ये है। लेकिन पोलर प्लॉट में हम क्या करते हैं, माना एंगल में इस एक्सिस से नाप रहा हूँ, वैसे आप यहाँ से भी नाप सकते हैं, नॉर्मली हम यहीं से नापते हैं, पर हमारे इस पर्टिकुलर डिस्कशन के लिए ये माना मेरी जेड एक्सिस है, ठीक है। 2 डायमेंशनल फिगर है, आप सोचिए एक्स और जेड ही हैं, लेकिन 2 डायमेंशनल फिगर है अभी, लेकिन एंगल में जेड एक्सिस के साथ नापूंगा। तो अब मुझे प्लॉट करने को कहा गया है साइन थीटा, तो साइन थीटा को मैं इस तरह से प्लॉट करूँगा। साइन थीटा की वैल्यू अलग अलग एंगल पे ले लेंगे। अलग अलग एंगल से मेरा मतलब क्या है, चलो जेड के साथ आप ये अलग अलग लाइंस ड्रॉ करो पहले, और भी पीछे की तरफ भी प्लॉट कर सकते हैं, मैं केवल इधर को कर रहा हूँ। ये जेड के साथ 5 डिग्री बना रही है, ये 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड सो ऑन। जेड एक्सिस के साथ अलग अलग एंगल की लाइंस हैं। आपको साइन थीटा का प्लॉट करना है, उस पर्टिकुलर लाइन के अलॉन्ग उतनी दूरी पे आप पॉइंट मार्क कीजिए जितनी साइन थीटा की वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल थीटा इक्वल टू 0 पे साइन 0 कितना होता है, 0, साइन 0 इज 0। तो थीटा इक्वल टू 0 वाली डायरेक्शन में इस फंक्शन की वैल्यू खुद कितनी है, 0। थीटा इक्वल टू 0 कौन सी डायरेक्शन भी, खुद जेड एक्सिस। जेड एक्सिस वाली डायरेक्शन में आप ओरिजिन से 0 डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क कीजिए। ओरिजिन से 0 डिस्टेंस मतलब ओरिजिन पे एक पॉइंट आएगा। इसके बाद अगला एंगल लेते हैं, थीटा इक्वल टू माना 30 डिग्री। 30 डिग्री लगभग ये होगा, माना ये फॉर एग्जांपल ये है 30 डिग्री। 30 डिग्री वाली लाइन ये है। इस लाइन पे भी आपको एक पॉइंट मार्क करना है, यहाँ की यहाँ की यहाँ, कितनी दूर मार्क करना है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। माना 1 मेरी इतनी डिस्टेंस है, तो 1/2 माना इतनी डिस्टेंस है ये, तो 1/2 डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट मार्क करके सर्किल कर दिया। ऐसे ही साइन 45 पे आप जाएं, साइन 45 होता है 1/√2। 1/√2 रफली हो गया √2/2 1.4, 0.7 के आसपास, 0.5 से थोड़ा आगे। 45 डिग्री वाली एंगल की डायरेक्शन में आपको फिर से ओरिजिन से जो पॉइंट मार्क करना है वो लगभग 0.7 की डिस्टेंस पे, तो लगभग माना वो पॉइंट यहाँ बना। ऐसे ही करते करते आप 90 पे आएँ। 90 मतलब ये वाला जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री ये वाली डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में जो पॉइंट आपको मार्क करना है साइन 91 यूनिट डिस्टेंस पे मार्क करना है ये। ऐसे ही आप आगे के पॉइंट्स भी प्लॉट करें, मैं आगे के नहीं प्लॉट कर रहा हूँ क्योंकि साइन का फंक्शन हमारा सिमेट्रिक टाइप का होता है, ओके। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को अब ज्वाइन कर दूँ, यहाँ तो मैंने केवल 0 और 30 और 45 की बात की है, लेकिन आप सोचिए एक पॉइंट 1 डिग्री वाली डायरेक्शन की में भी होगा, और एक 2 डिग्री में भी, और एक 3 डिग्री, और एक 4 डिग्री, और एक 5 डिग्री, और एक 30 डिग्री, और 31, 32 और 45, 90। इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दें तब जो प्लॉट आपको मिलता है उसे हम कहते हैं ये उस फंक्शन का पोलर प्लॉट है। तो अगर मैं साइन थीटा का पोलर प्लॉट बनाऊं, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करूं विद पॉसिबली विद अ डिफरेंट कलर, से विद दिस, तो ये शेप कुछ ऐसी बनेगी, रफली लाइक दिस। ये और बड़ा बनना चाहिए था, मैं इस फिगर को अलग से बनाता हूँ। यहाँ पे मैं पॉइंट्स को प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, पर अगर मैं साइन का पोलर प्लॉट वो करता तो उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके कुछ इस तरह का फिगर बनता है। 0 पे वैल्यू 0, एंगल आप बढ़ा रहे हैं, वैल्यू बढ़ रही है, और साइन 90 पे सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, और 90 के बाद फिर वैल्यू डिक्रीज़ करने लगती है। आप एंगल बढ़ा रहे हैं तो वैल्यू फिर डिक्रीज़ हो रही है। और 180 जेड एक्सिस के साथ 180 मतलब माइनस जेड एक्सिस पे फिर से वैल्यू 0, फिर से पॉइंट यहाँ पे आ गया। और अगर आप इस साइड का इसका लोब प्लॉट करें, वो लोब ऐसा आता है। तो ये साइन थीटा का पोलर प्लॉट है। इसी तरह से मैं आपको एडवाइस करूँगा आप कॉस थीटा का पोलर प्लॉट ट्राई करें। कॉस थीटा का जो पोलर प्लॉट है दैट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। ओके, आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पे एक चीज़ मुझे बतानी चाहिए थी। बेसिकली मैं साइन थीटा के प्लॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइन स्क्वायर थीटा के प्लॉट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि साइन थीटा वाला फंक्शन तो कहीं कहीं पे नेगेटिव भी हो जाता है। नेगेटिव डिस्टेंस आप प्लॉट नहीं कर सकते हैं, तो नेगेटिव नहीं, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा जहाँ पे साइन की वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पे साइन स्क्वायर की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, ओके। तो अगर आप साइन स्क्वायर थीटा का प्लॉट इस तरह से करें तो साइन स्क्वायर थीटा का प्लॉट ऐसा बनेगा, पोलर प्लॉट। और इसी के बजाय आप कॉस स्क्वायर थीटा का प्लॉट करें तो वह ऐसा बनेगा। ये 2 डायमेंशनल फिगर है। अगर इन्हीं को आप 3 डायमेंशन में प्लॉट कर रहे होते तो बेसिकली 3 डायमेंशन में प्लॉट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। 3 डायमेंशन में प्लॉट करने के लिए आप ये सोचिए, मैं इस वाले फिगर के टर्म में आपको बताता हूँ। ये आपकी जेड एक्सिस है, ये आप एक सोचिए एक तार का फ्रेम आपने 8 की शेप में अपनी जेड एक्सिस के साथ चिपका दिया। अब उस तार के फ्रेम को पकड़ के आप घुमा दीजिए, तो वो जो तार का फ्रेम है वो एक 3 डायमेंशनल फिगर बनाएगा, जो एक 8 के फिगर की तरह होगा, लेकिन 3 डायमेंशन में, एक अपर लोब और एक लोअर लोब। ये 3 डायमेंशनल प्लॉट है कॉस स्क्वायर थीटा का।
कॉस स्क्वायर थीटा हम क्यों प्लॉट कर रहे थे, लेकिन अब उस पर लौटते हैं। ये तो प्लॉटिंग तो साइड बिजनेस था। कॉस स्क्वायर थीटा है एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस स्टेट का, जिसके लिए L इक्वल टू 1 है और M इक्वल टू 0। उसका डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्लॉट है वो ऐसा बना, मतलब ये एंगल के साथ बेसिकली इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। जेड एक्सिस या माइनस जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। इस डायरेक्शन में अगर आप इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन की बात करें जो लगभग 30 डिग्री है प्रोबेबिलिटी अच्छी भली है, लेकिन इस डायरेक्शन में जो कि 90 डिग्री बना रहा है वहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। एंगल के साथ प्रोबेबिलिटी का बिहेवियर कैसा है वो इस फिगर में नज़र आ रहा है। L इक्वल टू 1 M इक्वल टू 0 स्टेट के लिए ये प्लॉट ऐसा बनता है, और L इक्वल टू 1 के साथ M के दो कॉम्बिनेशन बनते हैं, एक +1 और -1। उनके लिए अगर आप प्लॉट्स बनाएं, पोलर प्लॉट्स, पोलर डेंसिटी प्लॉट्स, तो वो बनते तो इसी तरह के हैं लोब्स जैसे, पर उनमें से एक लोब आपका y एक्सिस के अलॉन्ग बनेगा और एक लोब आपका बनेगा x एक्सिस के अलॉन्ग। और बाय दिस टाइम आप लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो इट मस्ट हैव स्ट्रक यू, ये मैं px, py और pz ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूँ। दिस इज़ px ऑर्बिटल, दिस इज़ py ऑर्बिटल, pz, p L इक्वल टू 1, तीनों L इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग है। डिफरेंस क्या है, m की वैल्यू। px, py, pz ऑर्बिटल्स में m वैल्यू का तो डिफरेंस होता है। तो वो जिन्हें आप ऑर्बिटल्स अभी तक कहते आए हैं केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के टर्म्स में भी आप समझते होंगे, वो ऑर्बिटल्स एक्चुअली हैं क्या, ये जो y वाला जो हमारा पार्ट होता है इसका मॉड स्क्वायर। वो ऑर्बिटल्स बेसिकली एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के ग्राफ्स हैं, आपके डिपिक्शन है 3 डायमेंशन में। ये इसको ये 3 डायमेंशनल फिगर है, 3 डायमेंशन। तो अब आप इस वाले फिगर को भी समझ सकते हैं। इस समय आपको पोलर प्लॉट करना था एक कांस्टेंट फंक्शन का। कांस्टेंट मतलब थीटा इक्वल टू 0 पे जितनी डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क किया उतना ही थीटा इक्वल टू 1 डिग्री पे, उतना ही थीटा 2 पे, 45 पे, 90 पे। तो हर डिस्टेंस पे अगर हर डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क किया तो आपका एक सर्किल या 3 डायमेंशन में एक स्फीयर तो बनेगा। एस स्टेट L इक्वल टू 0 है तो जिसे आप एस स्टेट कहते हैं। एस स्टेट आप ऐसे तो दिखाते हैं, एस ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल। अब मैं डी ऑर्बिटल्स अब यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ, बट डी ऑर्बिटल्स वगैरह वगैरह हायर ऑर्बिटल्स जो होते हैं, जैसे इसने दिखा रखा है फिगर नंबर 8 में L इक्वल टू नहीं, ये वाले नहीं, एक्चुअली हम इसका सुपर पोजिशन यूज़ करते हैं। आई वोंट यूज़ दिस, ओके प्लीज़ दिस। हम px और py एक्चुअली इसके सुपर पोजिशन होते हैं, हम इसलिए हम इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, ओके। बट दीज आर द थिंग्स। तो ये मैं लास्ट पॉइंट वो करना चाह रहा था। इनफैक्ट जब मैंने स्फेरिकल हार्मोनिक्स की जहाँ पे हमने डिस्कशन किया था तो मैंने कहा था स्फेरिकल हार्मोनिक्स को हम कई नाम से कह सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा था ये हमारा एंगुलर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है। हम हाइड्रोजन एटम या स्फेरिकली सिमेट्रिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एंगुलर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, YLM। फिर मैंने कहा था इन्हें स्फेरिकल हार्मोनिक्स भी कहते हैं। स्फेरिकल हार्मोनिक्स इसलिए क्योंकि इनका बिहेवियर स्फीयर की सरफेस के साइन और कॉस की तरह होता है। जैसे फूरियर एनालिसिस करते हैं साइन और कॉस की मदद से 1 डायमेंशन में, ऐसी स्फीयर की सरफेस पे इनकी मदद से हम वो कर सकते हैं। फिर मैंने इनको एक और नाम दिया था एंगुलर मोमेंटम आइगन फंक्शन, क्योंकि ये L स्क्वायर और LZ के साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन थे। उसकी इंपॉर्टेंस के कारण ही हमारे L और M क्वांटम नंबर्स का रोल आया। लेकिन अब इसको आप एक दूसरी चीज़, ये एंगुलर डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड भी है। मॉड y स्क्वायर ही आपको एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है इलेक्ट्रॉन का। कहाँ, px ऑर्बिटल में यहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, pz ऑर्बिटल में यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है। तो अगेन इसका रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, किस तरफ से इलेक्ट्रॉन अप्रोच करेगा या एक एटम दूसरे को अप्रोच करेगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकें या जो भी कर सकें, वो सारा यहाँ से आता है। तो जो ऑर्बिटल्स के जो आपका आइडिया है केमिस्ट्री का, ऑल दैट इन प्रिंसिपल स्टेम्स फ्रॉम हेयर। तो इसलिए ये दूसरा नाम भी इसको कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ऑफ, अगर मैं ऑर्बिटल्स कहूँ, अभी सही नाम नहीं है टेक्निकली, बट ये ऑर्बिटल्स का जो आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, फिगर्स प्लॉट कर रहे हैं, वो यहीं से तो आ रहे हैं। तो दीज आर द प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड ऑफ द एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, ओके, एंगुलर डेंसिटी फंक्शंस। इसके अलावा भी हम और चीज़ें भी डिस्कस कर सकते हैं हाइड्रोजन एटम के बारे में। आपके पास जो भी सोर्स है वहाँ से आप सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन इस पर पढ़ लीजिए, बट आई विल स्टॉप हियर, ओके। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ जाएंगे। स्फेरिकली सिमेट्रिक सिस्टम्स और हाइड्रोजन एटम रिलेटेड जितना डिस्कशन है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो थैंक यू एवरीबॉडी।